नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम भारत के भूगोल की एक श्रृंखला का शुरुआत किए हैं जिसमें करीब 14-15 वीडियो हमने बना दी हैं। एक और नए श्रृंखला का हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें विश्व के भूगोल को भी हम पैरेलली चलाएंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम यूरोप महाद्वीप से कर रहे हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, पहले आप इत्मीनान से देख लीजिए। ये जो नक्शा देख रहे हैं पूरा, ये यूरोप महाद्वीप का नक्शा है जिसका आज हम पॉलिटिकल अध्ययन करेंगे, यानी कि कौन से देश तट पे लगते हैं, यानी समुद्र से या किसी जल राशि से सीमा साझा करते हैं। और कुछ देश जैसे 5-6 देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ भी हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा उनकी खाली मैपिंग देख लेंगे, कौन से देश कहाँ पर स्थित हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इस यूरोप महाद्वीप के आसपास में कौन सी जल राशियाँ हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। और इसमें मैपिंग में इसको हम दो तरीके से बांट के एक बार देखेंगे, जैसे कोस्टल कंट्रीज़ और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये विश्व की छठी सबसे बड़ी कह लें कि महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया है, आपको पता है कि छठे नंबर पे फिर आ जाता है ये अपना यूरोप महाद्वीप। उसके बाद सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है, जिसमें अकेला एक ऑस्ट्रेलिया देश है। फिर उसके दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो न्यूजीलैंड भी एक कंट्री पड़ता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, एक द्वीपीय देश है जो कि कह लें कि ओशनिया में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी अगर एरिया हम बात करें तो वो करीब करीब 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ऊपर ही है। 1 करोड़ 9 लाख इसके आसपास में इतने वर्ग किलोमीटर की इसकी एरिया है। अगर हम रूस की बात करें तो वो 1 करोड़ 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि अकेला रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप की तुलना में कह लें कि 3/4 बड़ा है, यानी पूरा पूरा यूरोप, फिर उसका 3/4 हिस्सा और जोड़ दें तब जा कर के अकेला रसिया बन जाता है। खैर रूस बहुत बड़ा है ये, तो उसके बारे में हम देखेंगे। यूरोप महाद्वीप में थोड़ा सा रूस वाला भी हिस्सा आ जाता है। अगर हम भौतिक रूप से बांटें या भौतिक रूप से अगर हम थोड़ा सा देखें नक्शे को, तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप ये दोनों एक ही भूखंड के हिस्से प्रतीत होते हैं। जैसे कि अंगारा लैंड था या लॉरेशिया लैंड था, जिसको हम अंगारा लैंड को यूरेशिया लैंड भी बोल देते हैं। तो यूरेशिया लैंड में तो एक यूरोप है, एक एशिया है। तो यूरोप और एशिया कहाँ से आए? इसका मतलब कि दोनों एक ही भूखंड हैं। वर्तमान में भी देखा जाए तो रूस का जो पश्चिमी रूस है, जैसे कि ये पश्चिमी रूस है, तो यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, फिर इसके दक्षिण में काकेशस पर्वत है, यहाँ पर कैस्पियन सागर है, इधर काला सागर है। तो ये सब सम्मिलित रूप से भौतिकी रूप से एशिया वाले क्षेत्र को यूरोप से अलग कर देते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो यूरोप एशिया भौगोलिक रूप से एक में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे भारत के आसपास के जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन बांग्लादेश, इन सबको मिला लेते हैं तो बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप की संज्ञा इसीलिए दी जाती है कि उत्तर में पूरा हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सब से घिरा हुआ जो पूरा एक भूखंड है उसको हम उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दे देते हैं। उसी प्रकार से जो यूरोप महाद्वीप तथाकथित महाद्वीप जिसको कहा जाता है, वो पूर्व में देखें तो यूराल, काकेशस, कैस्पियन, काला सागर, इन सब से घिरे होने के कारण, इन सब से एशिया से पृथक होने के कारण ही इसको एक अलग महाद्वीप की संज्ञा दे दी जाती है। महाद्वीप की संज्ञा दिए जाने का एक कारण ये भी है कि एशिया महाद्वीप का जो कल्चर है और यूरोप महाद्वीप का जो कल्चर है, कल्चरल विभिन्नता होने के कारण, यानी कि कह लें कल्चरल डाइवर्सिटी होने के कारण, यहाँ के लोग कल्चरल तरीके से एक जैसा त्यौहार, एक जैसी रीति रिवाज, एक जैसी लगभग भाषाएं चलती हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें रंग, रूप, वेश, भाषा में, बोली में, पहनावे में, कल्चर, रहन सहन में, खान पीन में, वो लगभग एक जैसी सिमिलरिटी में दिखाई देती है। इसलिए हम इसको एक महाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं। यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो इसके उत्तर में, यूरोप और एशिया के उत्तर में जैसे पता है कि आर्कटिक महासागर है, लेकिन आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा हो जाता है जिसको बोलते हैं बैरेंट सी। बैरेंट सी ये जो यूरोप है, ये यूरोप खंड है, तो यूरोप के उत्तर में एक सी पड़ता है जिसको बोलते हैं बैरेंट सी। यूरोप के पश्चिम में यानी कि इस वाले इलाके में पूरा एक
महासागर पड़ता है जिसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर। यूरोप के दक्षिण में पड़ जाता है ये भूमध्य सागर बड़ा सा, और भूमध्य सागर के दक्षिण में पड़ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। और इसके पूर्व में देखें तो यूराल, काकेशस, कैस्पियन, ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, काला सागर, ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। तो चारों तरफ पर ये है, उत्तर में बैरेंट सी, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में यूराल, काकेशस, कैस्पियन, ये सारी चीज़ें हैं। मैपिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैप में पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूर्व होता है, और इस तरफ पश्चिम होता है, और इस तरफ पूर्व होता है। तो उत्तर पश्चिम में एक देश यहाँ पर दिख रहा है जिसका नाम है आइसलैंड। तो हम इसको मैपिंग करने का एक चूँकि स्पेस कम है इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे कि नंबरिंग कर देंगे इस पर, और यहाँ पे उसके नाम लिख देंगे। जैसे इसके ऊपर हमने लिख दिया नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 कंट्री हमने उसका नाम लिख दिया। इसका नाम क्या है? आइसलैंड। हिंदी में ही लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती, तो थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो है आइसलैंड। आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? तो रेकजेविक। यहाँ की कैपिटल है रेकजेविक। रा पे एक मात्रा, आधा का, जा पे एक मात्रा, छोटी वी क। तो आइसलैंड हो गया ये वाला कंट्री। आइसलैंड के पूर्व में आएंगे तो ये एक देश मिलेगा, इसको हम कर देते हैं नंबर 2। यहां पे लिख दिया नंबर 2। इस देश का नाम है नॉर्वे। ये देश है नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी है यानी कि कैपिटल है ओस्लो, जो कि यहाँ दक्षिणी वाले हिस्से में पड़ता है ओस्लो। तो ये वाला जो खंड है ये नॉर्वे है जिसकी कैपिटल ओस्लो है। इसके पूर्व में ये जो देश है इस पर हम नंबर 3 कर लेते हैं। तो नंबर 3, इस कंट्री का नाम है स्वीडन। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो कि यहां दक्षिण वाले हिस्से में पड़ता है, स्टॉकहोम। फिर इसके पश्चिम, इसके पूर्व में फिर से आएंगे तो चौथे नंबर का ये जो कंट्री है 4th प्लेस पे, इस कंट्री का नाम है फिनलैंड। इसका नाम है फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। ये भी दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ता है, हेलसिंकी। फिर यहां पर एक छोटा सा देश दिख रहा है फिनलैंड के दक्षिण में, यहां पर, तो इसको 5th नंबर हम कर देते हैं। यहां पे 5th नंबर। इस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। या हम चलिए इसको कल ही लेते हैं, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है ताल्लिन। ताल्लिन इसकी कैपिटल है एस्टोनिया के। एस्टोनिया के जस्ट दक्षिण में आएंगे तो छोटा सा एक देश और है, तो इसको हम 6ठे नंबर का कंट्री कर देते हैं। इसका नाम है लाटविया। लाटविया। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है रीगा। फिर लाटविया के दक्षिण में आएंगे तो 7वें नंबर पे, ये 7th कर देते हैं इसको। 7th नंबर पे एक कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया। अब ये जो तीनों कंट्री हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसके इस तरफ देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा खंड दिखाई दे रहा है जो कि अकेला एक है, ये रूस है। रूस का बहुत सारा हिस्सा पड़ जाता है एशिया में, लेकिन कुछ हिस्सा पड़ जाता है यूरोप में। तो यूरोप में कितना हिस्सा पड़ता है वो आपने देख लिया, तो हम इसको सुविधा के लिए इरेज कर देते हैं ताकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। लेकिन ये समझ लें कि रूस से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं इस तरफ पश्चिम में, क्योंकि
प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि रूस से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं या कौन से देश सीमा साझा नहीं करते हैं। तो उसको पहले हम देख लें। जैसे ये फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन। तो ये कंट्री जो यूरोप के हैं वो रूस से सीमा साझा करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सुविधा के लिए रूस को इरेज कर देते हैं। ये तो इस 7वें नंबर का जो कंट्री है उसको हम इधर लिखते हैं। इसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया, लिथुआनिया ये है। और लिथुआनिया की कैपिटल क्या है, तो इसको हम देखें तो इसकी कैपिटल है विल्नियस करके है, विल्नियस। चलिए फिर लिथुआनिया के, अच्छा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको इन तीनों देश को सम्मिलित रूप से कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया कैपिटल ताल्लिन, लाटविया कैपिटल रीगा, लिथुआनिया कैपिटल लिल्टुअस करके है। बड़ा अजीब सा उसका नाम है, हम बताते हैं आपको, विल्नियस। विल्नियस लिथुआनिया कैपिटल है। तो ये तीनों कंट्री कहलाते हैं बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज के दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ये एक बड़ी सी कंट्री है जिसको हम 8 लिख करके यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो इस 8th नंबर की कंट्री का नाम है पोलैंड। बड़ी सी कंट्री है ये भी, पोलैंड। अच्छा, हम सबसे पहले उन्हीं कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो कोस्ट से लगी हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे ये पानी है जिसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। यहाँ पे है बोथनिया की खाड़ी, ये है उत्तरी सागर, इधर है इंग्लिश चैनल, इधर भूमध्य सागर, फिर अलग अलग यहाँ पे सागर हैं, एजियन सागर, अजोब सागर, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी यहाँ पे। तो ये सब सागर वाले हिस्से हैं, पानी वाले हिस्से हैं। तो पानी से लगे हुए जो क्षेत्र हैं उन्हीं की हम पहले चर्चा करेंगे, फिर लैंड लॉक्ड जो कंट्री हैं यहाँ पे 7-8, इनकी चर्चा कर लेंगे अंत में। तो 8th नंबर वाला जो कैपिटल है देश, उसका नाम है पोलैंड, जो कि उत्तर में बाल्टिक सागर से सीमा साझा करता है। तो जलीय सीमा ये भी बनाता है। पोलैंड की राजधानी क्या है, विस्चुला है। पोलैंड की राजधानी जो है वो विस्चुला नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी कैपिटल है वारसा। इतिहास में, विश्व इतिहास में एक वारसा संधि भी हम पढ़ते हैं। तो वारसा कहाँ पर है, पोलैंड की राजधानी वारसा है, जो कि यहाँ पे एक विस्चुला नदी प्रवाहित होती है पोलैंड में। उसी नदी के किनारे वारसा शहर है जो कि पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड के वेस्ट में आएंगे तो इसको हम यहाँ पे 9th नंबर लिख देते हैं, 9। तो यहाँ पे 9वां, इस देश का क्या नाम है, तो इसका नाम है जर्मनी। जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। बर्लिन की दीवार भी हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास में। तो बर्लिन है ये जर्मनी की कैपिटल। और बर्लिन जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नदी वगैरह जब देखें, नदी, पहाड़, पठार, ये सारी चीज़ें, पठार तो खैर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कुछ, उसको सब देखेंगे तो वहाँ पे नदियाँ वदियाँ देखेंगे। तो नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं इसको भी हम देख ही लेंगे। तो ये बर्लिन है, आरे करके एक नदी है, तो उसके किनारे बर्लिन शहर अवस्थित है। तो 9वें नंबर पे हो गया जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के उत्तर में ये देखें एक छोटा सा जटलैंड, इसको बोलते हैं जटलैंड पेनिनसुला, यानी जटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन इस देश का नाम है डेनमार्क। तो इसको हम 10 लिख देते हैं यहाँ पे, 10। तो 10th नंबर पर है एक कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। फिर जर्मनी के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है जो कि इधर उत्तरी सागर से, यहाँ पे उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी बोलते हैं। डेनमार्क,
नीदरलैंड की यहाँ सब जो उत्तर में है इसको बोलते हैं उत्तरी सागर, नॉर्थ से। तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम 11 लिख देते हैं, यहाँ पे 11, और इसके नीचे एक कंट्री है जिसको हम 12 लिख देते हैं। इस वाले बड़े से देश को 13 लिख देते हैं, इस वाले देश को हम 14 लिख देते हैं, और यहाँ पे जो छोटा सा है इसको हम 15 लिख देते हैं। तो अभी 15 तक हम कर लेते हैं पहले। तो 10वें नंबर पे ये हो गया डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अब मुद्दे पे आते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, 4 देश। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन 4 देश को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। जब इस स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक देश और फिनलैंड को मिला दिया जाता है तो सम्मिलित रूप से इन 5 देश को कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिर से, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 4 देश को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। जब इन चारों के साथ में फिनलैंड को भी मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसी प्रकार से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों देश को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। फिर ये हो गया पोलैंड जिसकी राजधानी वार्सा, ये जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन, डेनमार्क हमने देख ली जिसकी राजधानी कोपेनहेगन थी। जर्मनी के उत्तर में ये 11वें नंबर पे जो देश है इसका नाम है नीदरलैंड। 11वां नंबर जो है इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड। और ये 12वां, नीदरलैंड के जस्ट दक्षिण में देखेंगे अगर तो 12वें नंबर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं 12th। तो इस देश का क्या नाम है? तो इसका नाम है बेल्जियम। नीदरलैंड के दक्षिण में है बेल्जियम जो 12वां नंबर लिखा हुआ है। अब बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स। बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। फिर बेल्जियम के दक्षिण में देखेंगे तो एक बड़ा सा देश है ये। इस बड़े से देश का नाम है फ्रांस, जो कि हमने 13 लिखा है 13, तो इस कंट्री का नाम है फ्रांस। तो 13 यहाँ पे हम लिख करके लिख देते हैं इसको फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये एक बार पीसीएस में, यूपी पीसीएस 2014 की 2015 में ये प्रश्न पूछा था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सीन नदी के किनारे। सीन, SEINE करके एक नदी है, सीन नदी। तो सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस शहर में ही एफिल टावर है। फिर 14th, 15th, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये 14 नंबर पे फ्रांस के, अच्छा इस तरफ एक देश है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे बता दें, यहाँ पे एक द्वीपीय देश है। फ्रांस के जस्ट ऊपर एक जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के जस्ट ऊपर 2 बड़े बड़े द्वीप हैं। एक द्वीप है जिसमें 3 जगह हैं मुख्य रूप से, एक इंग्लैंड, एक वेल्स, एक स्कॉटलैंड। एक दूसरा द्वीप है जिसको आयरलैंड कहते हैं। आयरलैंड की उत्तरी हिस्सा आयरलैंड से अलग होकर के अलग हो गया, जिसको बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड। तो जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड इसको मिला देते हैं तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। उसकी राजधानी है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। THAMES, टेम्स नदी के किनारे यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन अवस्थित है। नॉर्दर्न लैंड के दक्षिण में एक देश है जिसको बोलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी भी इसी तरीके से है। तो आयरलैंड तो हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है और आयरलैंड, 2 कंट्री हैं यहाँ पे जो कि द्वीपीय देश हैं।
तो वहाँ पे हमने चूंकि अभी लिखा है तो इसलिए अभी हम बनाए नहीं हैं, अंत में बना भी देंगे। 13th नंबर पे हमने देखा ये फ्रांस है। फ्रांस के दक्षिण में ये जो है ये वाला, ये है स्पेन। स्पेन किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो एक फ्रांस से उत्तर में और पुर्तगाल से पश्चिम में। तो स्पेन है ये। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड। तो 14 नंबर पे हम स्पेन लिख ले रहे हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के बाद फिर फ्रांस पहुंच गया, और फ्रांस पे देखिए ये छोटा सा एक दिख रहा है आपको जगह, इसको हम लिख देते हैं इस समय के लिए। अच्छा, स्पेन के जस्ट बगल देखें ये है पुर्तगाल। ये जो देश है इसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो लिस्बन। तो 15th नंबर वाला है पुर्तगाल, जो कि स्पेन के पश्चिम में है। ये केवल स्पेन से ही सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। फिर फ्रांस से लगा हुआ एक छोटा सा देश है जिसको हम 16 कर लेते हैं। यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं। इस 16 मतलब कि ये वाला 16 है, ये जो देश है ये 16, इसको हमने कर दिया, जो कि केवल फ्रांस से ही सीमा साझा करता है। इसकी इस देश का नाम है मोनाको। मोनाको मोनाको के फिर, अच्छा यहाँ पे देखें दो द्वीप दिख रहे हैं। ये जो उत्तरी द्वीप है इसका नाम है कोर्सिको द्वीप। कोर्सिको द्वीप पर फ्रांस का नियंत्रण है, यानी कोर्सिको द्वीप फ्रांस का हिस्सा है। नीचे है सार्डिनिया द्वीप। ये सार्डिनिया द्वीप जो है वो इटली देश का हिस्सा है। ये इटली देश है। इटली का ही एक, यहाँ देखिए पेनिनसुला टाइप का निकला हुआ जिसको बोलते हैं सिसिली। तो सिसिली भी इटली का हिस्सा है। तो इटली, सार्डिनिया, सिसिली, ये तीनों मिलकर के एक देश बनाते हैं, इसको बोलते हैं इटली। देश तो एक है जिसको हम यहाँ पर 17 लिख देते हैं 17। तो 17th नंबर पर एक कंट्री है जिसका नाम है इटली। इटली के कुछ हिस्से और हैं, जैसे कि ये सार्डिनिया द्वीप, ये सिसिली पेनिनसुला, तो ये सम्मिलित रूप से इटली का ही भाग कहलाते हैं। फिर इटली से लगा हुआ ये छोटा सा एक देश है जो कि पानी में देखिए सीमा साझा कर रहा है, कोस्टल कंट्री, ये छोटा सा, इसको हम 18 लिख देते हैं। इसके दक्षिण में एक कंट्री है जिसको हम 19 लिख देते हैं। इसके दक्षिण में एक कंट्री है जिसको हम 20 लिख दिए। इसके दक्षिण में छोटा सा कंट्री है जो कि 21 लिख दिए। इसके दक्षिण में कंट्री जिसको हम 22 लिख दिए। इसके दक्षिण में एक कंट्री है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में एक कंट्री है जिसको हम 23 लिख दिए। तो यहाँ तक हम चलते हैं, इतनी यात्रा। इटली के पूर्व में जाएंगे तो 18th नंबर पे यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है वेनिस की खाड़ी और एड्रियाटिक सागर से जो है सीमा साझा करता है, एड्रियाटिक सी से सीमा साझा करता है, यानी कि ये भी कोस्टल कंट्री है। तो इसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के दक्षिण में एक कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोशिया बोल लें या क्रोएशिया बोल लें, एक ही बात है, स्पेलिंग होती है CROATIA, क्रोएशिया। क्रोएशिया के दक्षिण में एक देश है जिसको बोलते हैं बोहे शॉर्ट में, लेकिन इसका पूरा नाम है बोस्निया और हर्जेगोविना। ये एक ही देश का नाम है। इसकी सीमा ध्यान रहे, बहुत छोटी सीमा बनाती है ये, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये देश का नाम है, जो कि 20वें नंबर पर हम आप लिख देते हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये बहुत थोड़ा सा सीमा बनाता है। आप जब गूगल मैप पे देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा सीमा बनाता है, बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है मॉन्टीनीग्रो। तो हम
21 पे जो लिखा हुआ है ये हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना के दक्षिण में, तो इस देश का नाम है 21 पे, जिसका नाम है मॉन्टीनीग्रो। तो 21 पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 21 मॉन्टीनीग्रो, मॉन्टीनीग्रो। फिर मॉन्टीनीग्रो के जस्ट दक्षिण में जो 22 लिखा हुआ है, इस देश का नाम है अल्बानिया। तो हम 22 वाले देश को यहाँ पे लिख देते हैं 22, इस देश का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया। अल्बानिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो 23 लिखा हुआ है, 23, इस देश का नाम है ग्रीस। ये जो देश है जो कि यहाँ पे अल्बानिया, ऊपर मैसेडोनिया, फिर यहाँ पे कह लें कि बल्गारिया, फिर थोड़ा सा इटली वाले हिस्से से सीमा साझा करता है ग्रीस। तो ग्रीस की सीमा किससे साझा होती है? तो उत्तर में अल्बानिया मैसेडोनिया से, उत्तर पूर्व में बल्गारिया से, पूर्व में इस्तांबुल जो कि तुर्की वाला हिस्सा है, दक्षिण पूर्व में एजियन सागर से सीमा साझा करता है ग्रीस। तो 23वें नंबर वाला देश जो है, इस देश का नाम है ग्रीस। ग्रीस से जब उत्तर पूर्व में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा सा देश दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ है ये से, ये जो देश है बहुत बड़ा देश है, इस देश का नाम है टर्की। तुर्की बोल देते हैं हिंदी में। टर्की वैसे तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एक काला सागर के पूर्व में जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के देश हैं। ये काला सागर है, ये जो खाली वाला स्थान है ये कोई देश नहीं है, काला सागर है, ब्लैक सी बोलते हैं इसको। ब्लैक सी के दक्षिण में है टर्की, ब्लैक सी के पूर्व में है, यहाँ पे देखेंगे जॉर्जिया और ऐसे एक देश और है यहाँ पे। तो ये सारे देश जो हैं एशिया में आ जाते हैं। ब्लैक सी के दक्षिण में टर्की और ब्लैक सी के पूर्व में जितने देश हैं ये सारे सारे एशिया महाद्वीप के देश हैं। लेकिन टर्की जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इसका थोड़ा सा हिस्सा, ये जो इतना वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, यहाँ से ये ऐसे करके ये जो आता है ये छोटा सा, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं इस्तांबुल। वैसे तो टर्की की राजधानी अंकारा है जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में पड़ता है अंकारा। लेकिन इसका एक शहर है इस्तांबुल जो कि कह लें 1453 में, यानी कि अगर हम मध्यकाल में जाएंगे तो इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। तो ये यहाँ पर है थोड़ा सा हिस्सा। और तुर्की के इस्तांबुल वाले हिस्से को यूरोप का मरीज कहा जाता है। टर्की के इस्तांबुल वाला हिस्सा जो कि यूरोप में पड़ जाता है, इस वाले हिस्से को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इस्तांबुल भी हम लिख ही लेते हैं क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप में आ ही जाता है। तो हम पूरा टर्की नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे इस्तांबुल। तो इसको हम 24 कर देते हैं यहाँ पे, 24 नंबर पर है इस्तांबुल शहर जो कि तुर्की देश का हिस्सा है, तुर्की। फिर इस्तांबुल के उत्तर में ये एक देश है जिसको हम लिख देते हैं 25। फिर इसके उत्तर में एक देश है जिसको हम लिख देते हैं 26, और इसके पूर्व में एक देश है और उत्तर में भी एक देश है जिसको हम लिख देते हैं 27। तो स्पेस जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 के बाद 25 यहाँ पे लिख देते हैं 25 और 26 27। इस्तांबुल के उत्तर में ये वाला जो देश है इसका नाम है बल्गारिया, BULGARIA, बुल्गारिया बोल देते हैं, ये इसी को हम कह सकते हैं बल्गारिया।
बल्गारिया के उत्तर में एक देश है जिसको बोलते हैं रोमानिया। 26 नंबर पे जो है इस देश का नाम है रोमानिया। रोमानिया। और रोमानिया के उत्तर और पूर्व में एक देश है जो बड़ा सा देश है, इस देश का नाम है 27 नंबर पे लिखा हुआ है, इसका नाम है यूक्रेन। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। पूरी तरीके से यूरोप महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। दूसरे स्थान पे आ जाता है फ्रांस, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे स्वीडन, फिर पोलैंड। तो इस तरीके से बड़े देश हैं। सबसे बड़ा तो यूक्रेन है, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, फिर पोलैंड, जर्मनी। इस तरीके से ये बड़े देश हैं यूरोप महाद्वीप के। ये जो यूक्रेन है वो काला सागर से सीमा साझा करता है। जो रोमानिया है वो भी काला सागर से सीमा साझा करता है। बल्गारिया काला सागर से सीमा साझा करता है। इस्तांबुल टर्की काला सागर से सीमा साझा करता है। यहाँ पर ये है जॉर्जिया एशिया महाद्वीप का, जो कि काला सागर से सीमा साझा करता है। और जॉर्जिया के यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, तो आर्मेनिया को हम इरेज करके यहीं तक ऐसे बना लेते हैं ऐसे। तो ये आर्मेनिया है जो कि एशिया का हिस्सा है, ये इससे सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद ये अजरबैजान है जो कि एशिया का हिस्सा है, वो काला सागर सीमा साझा नहीं करता। ये कैस्पियन सागर, यहाँ पे एक सागर है कैस्पियन सागर, उससे सीमा साझा करता है अजरबैजान। तो ये हो गए अपने कोस्टल कंट्रीज। एक देश और है जिसको हम यहाँ पे 28 कर लेते हैं। जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है, सिसिली द्वीप के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम 28 कर लें। तो इस देश का नाम है माल्टा। माल्टा MALTA। तो अब फिर से हम रिकॉल कर लें कि यहाँ से जो तटीय देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली, माल्टा, ये माल्टा, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इस्तांबुल, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। ये जो रूस था, रूस यहाँ पे जिसको हमने इरेज कर दिया, रूस भी जो है काला सागर से सीमा साझा करता है। रूस भी काला सागर सीमा साझा करता है। ये जो एक द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है क्रीमिया। क्रीमिया द्वीप पे अभी विवाद है कि ये रूस का हिस्सा है कि यूरोप का हिस्सा है, तो उसको हम जान ले। क्रीमिया कहाँ पर है? क्रीमिया जो है एक द्वीप है जो कि काला सागर के अंदर में है, जो अभी विवादित क्षेत्र है। तो इसको हम देश नहीं मान रहे हैं, क्रीमिया केवल जानकारी के लिए है। तो ये 28 देश जो हैं वो सीमा साझा करते हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर में। तो आप फिर से रिकॉल कर लें, आप चाहे आँख बंद करके इसको रिकॉल कर सकते हैं कौन कौन से देश कहाँ पर हैं। सबसे पहले आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथुआनिया। उसके बाद पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, फिर आ जाएगा अपना फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम के नीचे फिर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस के ऊपर में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फिर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फिर फ्रांस थोड़ा सा मिल जाएगा, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके नीचे आ जाएगा अपना बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, फिर इस्तांबुल,
इस्तांबुल के बाद बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। तो ये मोटी मोटा हम कह सकते हैं कि 28 कंट्रीज़ हैं जो कि कोस्टल बनाते हैं, यानी कि तटीय देश कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ देश हैं जिनको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी भू आवेष्टित देश। ऐसा देश जिसकी कोई भी सीमा सागर या किसी जल संधि, समुद्र, महासागर, खाड़ी इन सब से नहीं लगती है, उसको बोलते हैं भू आवेष्टित देश या लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। जैसे कह लें कि नेपाल है, नेपाल की कोई भी सीमा जो है, बाउंड्री, वो किसी सागर, महासागर, खाड़ी इन सब से नहीं लगता है, तो वो कहलाएगा लैंड लॉक्ड कंट्री। चारों तरफ से भूमि से ही वो घिरा हुआ है। उत्तर में चीन, दक्षिण में भारत, उसके पश्चिम में देखें तो भारत, पूर्व में देखें तो भारत, सिक्किम वाला हिस्सा, तो चारों तरफ से भूमि से ही घिरा हुआ है, तो नेपाल एक कहलाएगा लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। ऐसे ही यूरोप महाद्वीप में भी कुछ देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं उनको हम नंबरिंग कर लें और इसको हम इरेज कर देते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिर ये हम इरेज कर दें। अब कुछ देश हैं, ये सारे देश कहलाते हैं तटीय देश, यानी कि कोस्टल कंट्रीज़। इसमें जैसे यहाँ पे देखें नीदरलैंड, बेल्जियम 11 और 12 नंबर पे, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये दोनों तो कोस्टल कंट्री हैं, लेकिन बेल्जियम के जस्ट दक्षिण में एक देश है जिसको बोलते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, लेकिन नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इन तीनों को सम्मिलित रूप से लो लैंड कहा जाता है, लो लैंड। जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को सम्मिलित रूप से बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, उसी तरीके से नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को सम्मिलित रूप से कहते हैं हम लो लैंड कंट्रीज। इसी प्रकार से आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन 4 कंट्रीज़ को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और जब आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इसके साथ में जोड़ देते हैं फिनलैंड, तो बन जाता है वो फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो ये इस प्रकार से सारे कोस्टल कंट्रीज़ बन जाते हैं। इटली के कुछ हिस्से हैं, जैसे आपने देखा सिसिली पेनिनसुला है, वो भी इटली में आता है, और सर्डिनिया द्वीप जो है वो भी इटली का ही भाग है। एक क्रम भी पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण क्रम, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, फिर मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तो उत्तर से दक्षिण क्रम पता होना चाहिए। फिर पूरब पश्चिम से पूरब क्रम या पूरब से पश्चिम क्रम, ऐसा भी पता होना चाहिए। तो 28th वाला कंट्री है माल्टा, जो कि एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा देश है, कह लें कि ये बंदरगाह इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे माल्ट नाम का कोई पदार्थ पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे कभी डिस्कशन करेंगे, माल्टा कंट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। भू आवेष्टित देश में बेल्जियम के दक्षिण में एक देश है यहाँ पे, जिसको हम लिख देते हैं 29। तो इस देश का नाम है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इसी प्रकार से नीदरलैंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है। ये जो 11वें नंबर पे नीदरलैंड है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। ऐसे ही इटली की राजधानी जो है वो रोम है, इटली की राजधानी रोम है। और फिर इसके अलावा बात करें अगर ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जो किनारे निकला हुआ हिस्सा ये एथेंस है। तो इटली की राजधानी एथेंस, फिर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग। तो अब 29 से हम जो लिस्ट बना रहे हैं देशों की, ये हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, यानी भू आवेष्टित देशों की सूची, जिसमें सबसे पहला देश है 29 वाला हमने किया है, नाम लिख दिया लग्जमबर्ग। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ये किन किन देशों से सीमा साझा करती है?
तो लग्जमबर्ग जाहिर सी बात है ये दक्षिण में फ्रांस, उत्तर पश्चिम में बेल्जियम, उत्तर और पूर्व में इस वाले इलाके में जर्मनी। तो 3 देशों से सीमा साझा करता है ये अपना लग्जमबर्ग। फ्रांस के पूर्व में जाएंगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको हम 30 लिख देते हैं, ये वाला 30। तो इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। फ्रांस के पूर्व में, इटली के उत्तर में, जर्मनी के दक्षिण में, चेक के दक्षिण पश्चिम में, ऑस्ट्रिया के पश्चिम में जो देश पड़ता है वो स्विट्जरलैंड कहलाता है, जिसकी राजधानी है बर्न। तो बर्न के आसपास कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड के पश्चिम में फ्रांस, स्विट्जरलैंड के उत्तर में जर्मनी, स्विट्जरलैंड के पूर्व में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के दक्षिण में इटली, स्विट्जरलैंड के उत्तर पूर्व में चेक गणराज्य। पहले चेकोस्लोवाकिया होता था। चेकोस्लोवाकिया ये बाद में विखंडित होकर के 2 देशों में बढ़ गया, एक चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक और दूसरा स्लोवाक कंट्री। तो 30 नंबर पे हो गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जस्ट ईस्ट में जाएंगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री मिलेगा जिसको हम 31 लिख दे रहे हैं। इस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि एक नदी वहाँ पे बहती है जिसका नाम है डेन्यूब नदी, तो उसके किनारे अवस्थित है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बताया। ऑस्ट्रिया के पूर्व में जाएंगे तो ये 32 नंबर पे एक देश है जिसको हम 32 लिख दे रहे हैं। इस देश का क्या नाम है? तो इसका नाम है हंगरी। 32 पे एक देश हमने लिखा हंगरी, और हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट भी जो है डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। 32। अब हंगरी के दक्षिण में आएंगे तो इसको हम 33 लिख देते हैं। ये छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री है 33। फिर इसके नीचे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको हम लिख देते हैं 34। इसके नीचे एक दक्षिण में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको हम लिख देते हैं 35। तो यहाँ पे 33, 34, 35। तो यहाँ फ्रांस जो कि एक कोस्टल कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। हंगरी के नीचे जो एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि लंबा सा दिख रहा है ऐसे, इस देश का नाम है सर्बिया। सर्बिया के दक्षिण में जो एक लैंड लॉक कंट्री है छोटा सा, इस देश का नाम है कोसोवो, जिसको हमने 34 लिखा है कोसोवो, जो कि सर्बिया के दक्षिण में है। यहाँ पे सर्बिया है, इसके दक्षिण में कोसोवो है। कोसोवो जो है वो उत्तर में सर्बिया, उत्तर पश्चिम में बोस्निया हर्जेगोविना, पश्चिम में मॉन्टीनीग्रो, दक्षिण पश्चिम में अल्बानिया, दक्षिण में मैसेडोनिया, उत्तर में सर्बिया से घिरा हुआ है। तो 34 नंबर पे जो देश है वो है कोसोवा या कोसोवो भी बोल देते हैं। कोसोवो के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर। मैसेडोनिया। तो फिर से लैंड लॉक कंट्री की एक हम लिस्ट देख लें। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया,
हंगरी, सर्बिया, फिर या कोसोवो, मैसेडोनिया। तो उत्तर से दक्षिण क्रम ऐसे पता होना चाहिए। फिर ये हंगरी हमने बताया, हंगरी के उत्तर में एक देश है जिसको हम लिख देते हैं 36, और इसके पश्चिम में एक देश है जिसको हम लिख देते हैं 37। तो 36 नंबर पे जो देश है इसका नाम है स्लोवाक। स्लोवाक। स्लोवाक से लगा हुआ एक देश है जिसको हमने 37 लिखा है। इस देश का नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। चेक की कैपिटल क्या है? प्राग। PRAGUE, प्राग। फिर यूक्रेन के उत्तर में एक देश है जिसको हम 38 लिख दे रहे हैं। ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस। बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बुचारेस्ट है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। और फिर अगर यूक्रेन की बात करें तो उसकी राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। एक लैंडलॉक कंट्री और है, ये यूक्रेन, जो कि पूरी तरीके से यूरोप महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश है। इसके बगल में है रोमानिया। तो रोमानिया और यूक्रेन से लगा हुआ एक भू आवेष्टित देश यहाँ पर है जिसको हम 39 लिख देते हैं। 39। इस देश का नाम है माल्डोवा। माल्डोवा। तो ये हो गए लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो फिर से लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर हंगरी के दक्षिण में सर्बिया, फिर ये सर्बिया के दक्षिण में कोसोवो, फिर उसके दक्षिण में मैसेडोनिया, फिर रोमानिया और यूक्रेन से लगा हुआ एक भू आवेष्टित देश माल्डोवो या माल्डोवा। यूक्रेन के उत्तर में एक देश बेलारूस। बेलारूस किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो बेलारूस पश्चिम में लाटविया लिथुआनिया, दक्षिण पश्चिम में पोलैंड, दक्षिण में यूक्रेन, पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से सीमा साझा करता है बेलारूस। तो ये हो गए अपने कोस्टल कंट्रीज़ और जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं इनके बारे में, इसकी लोकेशन हमने देख ली। फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये है, इसको बोलते हैं क्या? काला सागर। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा। एक बार हम फिर से बता ही दें सारी चीज़ें। और ये हो गया अपना, फिर से देख लें, ये लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड, ये लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, माल्डोवा, स्लोवाकिया, चेक, बेलारूस, ये लग्जमबर्ग, ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तटीय देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फिर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इस्तांबुल टर्की वाला, रोमानिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, माल्टा। ये जो कंट्रीज हैं तटीय देश हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज में लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवा या कोसोवो, मैसेडोनिया, हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया और चेक, यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस। तो ये हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। थोड़ा सा हम देख लें कि यूनाइटेड किंगडम वाला क्या बात है, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले हम देख लेंगे कौन सी जलीय राशि यानी कि वाटर बॉडी कहाँ पर अवस्थित है। अभी इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबा पड़ जाएगा, तो ये उचित नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट वाले में देख लेंगे कौन सी जलीय राशि कहाँ पर है, किस देश के पास में कौन सी जलीय राशि अवस्थित है। अगर हम फ्रांस के उत्तर में देखें तो ये जो जलीय राशि इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के उत्तर में एक द्वीप है, ऐसे करके एक द्वीप है, ये एक द्वीप इस तरीके से है, फिर एक द्वीप यहाँ पर ऐसे करके ये इस तरीके से है ये, और यहाँ पे से बटा हुआ है। देख लीजिए आप फिर से, फ्रांस के उत्तर में ये है इंग्लिश चैनल। ये जो जलीय क्षेत्र इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इसमें एक क्षेत्र है, एक शहर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लंदन। इतने हिस्से को बोलते हैं वेल्स। इसको क्या बोलते हैं? वेल्स। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ये जो उत्तरी हिस्सा है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। और ये जो बड़ा सा द्वीप है इसका जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, लंदन, इन चारों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। यहाँ पे यह है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। THAMES। पहले लंदन इंग्लिश लंदन क्या, इसको इंग्लैंड बोलते हैं। लंदन तो खैर इसकी राजधानी है। ये जो हिस्सा है, जो बीच वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड पहले अंग्रेजी बोलने वालों का एक इलाका था छोटा सा, जिसको बोलते थे इंग्लैंड। इस वाले को इंग्लैंड ने धीरे धीरे अपना विस्तार किया और वेल्स को भी अपने हिस्से में मिला लिया। धीरे धीरे उत्तरी हिस्से स्कॉटलैंड को भी अपने मिला लिया और पूरा पूरा द्वीप ये एक हो गया, जिसको कहा जाने लगा ग्रेट ब्रिटेन। पहले केवल इंग्लैंड था, जिसके अंतर्गत लंदन भी स्थित था ही, लेकिन जब अपना फैलाव किया, वेल्स को कब्जे में किया, स्कॉटलैंड को कब्जे में किया, तो अब ये कहलाने लगा ग्रेट ब्रिटेन। जब ग्रेट ब्रिटेन ने इस आयरलैंड वाले द्वीप के उत्तरी हिस्से, जिसको उत्तरी आयरलैंड कहा गया, उसको भी कब्जा लिया गया, तो अब सम्मिलित रूप से ये चारों क्षेत्र कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब लंदन एक छोटा सा शहर है जो कि स्थित है, जैसे अगर हम चार गोला ऐसे बना लें, ऐसे, इससे हम समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। तो लंदन है ये जो बीच वाला है, ये है लंदन, LONDON। लंदन अवस्थित है इसके बड़े वाले गोले में। इस बड़े गोले का नाम है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जो है आगे जैसे से बढ़ा तो स्कॉटलैंड को भी अपने मिला लिया, यानी अब ये तीनों हिस्से, ये वाला,
ये वाला और ये वाला, ये तीनों हिस्से सम्मिलित रूप से अब कहलाने लगे ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने जब अपने बाहरी हिस्से एक और हिस्से को कब्जा लिया, जिसको कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, IRELAND, तो अब सम्मिलित रूप से पूरा गोला कहलाने लगा यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है ये बीच वाला लंदन, और लंदन जो कि टेम्स नदी किनारे अवस्थित है। फिर जो नीचे है बचा, ये एक दूसरी कंट्री है, आयरलैंड एक कंट्री है। आयरलैंड की टीम जो है वो मैच भी खेलती, क्रिकेट मैच खेलती है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? तो डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो यहाँ पर जाकर के हमने आज पूरा देख लिया कि कौन कौन से तटीय देश हैं और कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कौन कौन से वाटर बॉडीज़ यानी कि जल राशियाँ कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, किस किस देश के किनारे अवस्थित हैं। तो इस वाले में इतना है, आगे हम बात करेंगे फिर। तो विश्व के भूगोल की श्रृंखला का ये प्रथम वीडियो था जिसमें यूरोप महाद्वीप का हमने पॉलिटिकल मैप एक देख लिया, कोस्टल कंट्रीज़, लैंडलॉक कंट्रीज़ और यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसके आगे वाले हम जल राशियाँ देखेंगे, फिर जल संधियाँ देखेंगे, फिर जो भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी है, यूराल है, काकेशस है, तो इन सबको हम देख लेंगे एक में। फिर एक वीडियो में हम नदियाँ देख लेंगे, जैसे विस्चुला नदी कहाँ है, आरे नदी कहाँ है, ये सीन नदी कहाँ है, फिर तरह तरह डेन्यूब नदी कहाँ कहाँ बहती, किन किन देशों से होते बहती हैं, इनको हम एक वीडियो में देख लेंगे। तो इस प्रथम वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।